में है बैंकिंग सेक्टर, जहाँ जापानीज बैंक सुमिटोमो मित्सुई ने येस बैंक का 20% स्टेक खरीद कर फॉरेन बैंक्स की एंट्री के नए रास्ते खोल दिए हैं। सेरा सैनिटरी वेयर ने वीक डिमांड के बावजूद 11% की ग्रोथ डिलीवर करके एक क्लासी कमबैक किया। वहीं मनप्पुरम फाइनेंस के गोल्ड लोन्स ने एक बार फिर अपनी चमक दिखाई और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट ने पूरे परफॉर्मेंस को नीचे खींच दिया। एबीबी इंडिया ने टफ मार्केट कंडीशंस के बावजूद स्टेडी नंबर्स और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोस के साथ अपनी सॉलिड पोजीशन बनाई रखी। और एंड करेंगे हमारा फेवरेट लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के साथ, तो एंड तक जरूर बने रहना। Yes Bank gets a foreign partner Sumitomo to buy 20% stake। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। सुमिटोमो मित्सुई बैंक कॉर्पोरेशन एसएमबीसी ने येस बैंक में 20% स्टेक लेने का डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है। ये 13,483 करोड़ की डील है, जिसमें एसएमबीसी हर शेयर ₹21.5 के रेट पर खरीदेगा। ये अब तक का इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है, जो एसएमबीसी के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट दिखाता है। एसएमबीसी 13.19% एसबीआई से और 6.81% स्टेक 7 दूसरे इंडियन बैंक से खरीदेगा, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक शामिल है। ये वही बैंक है जो मार्च 2020 में येस बैंक के रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का हिस्सा बने थे। डील को अभी आरबीआई और सीसीआई अप्रूवल्स मिलने बाकी है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद एसएमबीसी येस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा, जबकि एसबीआई का स्टेक 11% तक रिड्यूस हो जाएगा। इंडियन बैंक्स को ₹21.5 के एग्जिट प्राइस पर पिछले 5 सालों में लगभग 17 to 20% CAGR का रिटर्न मिलेगा। FY26 में SBI और बाकी सेलर बैंक्स को 5 to 7% तक का प्रॉफिट बूस्ट मिल सकता है। सिर्फ SBI को ही इस डील से 4,160 करोड़ का पोस्ट टैक्स गेन होगा, जो उसके प्रॉफिट्स में जंप लाएगा और उसका CET1 रेशियो भी इंप्रूव करेगा। ओवरऑल ये डील बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और सेक्टर स्टेबिलिटी दोनों बढ़ेंगे। एसएमबीसी के आने से येस बैंक को एक लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्लोबल पार्टनर मिल गया है, जो एसबीआई के ट्रांजिशनल रोल को रिप्लेस करेगा। एसएमबीसी के डीप पॉकेट्स फ्यूचर कैपिटल नीड्स को इंप्रूव करेंगे। उसका ग्लोबल नेटवर्क येस बैंक को एमएनसी क्लाइंट्स, हाई मार्जिन बिजनेस और लोन सिंडिकेशन डील्स लाने में मदद करेगा। एसएमबीसी की कैश मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव बैंकिंग एक्सपर्टीज से येस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों ही बढ़ सकती है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ एसएमबीसी येस बैंक को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ग्रोथ में मदद दे सकता है। सुमिटोमो और उसकी ग्रुप कंपनीज ग्लोबली बैंकिंग, लीजिंग, सिक्योरिटीज, क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटल जैसे वाइड रेंजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अपनी एशिया मल्टी फ्रेंचाइजी स्ट्रैटेजी के अंडर एसएमबीसी एशिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फुल स्केल बैंकिंग ऑपरेशंस एस्टैब्लिश कर रही है। इंडिया में एसएमबीसी ने 2021 में एसएमएफजे इंडिया क्रेडिट को एक्वायर करके रिटेल एसएमई सेगमेंट्स में एंट्री ले ली थी। अब येस बैंक के पार्टनरशिप के थ्रू एसएमबीसी इंडिया के कोर बैंकिंग सेक्टर में ऑफिशियली एंट्री ले रही है। एसएमबीसी ने येस बैंक में 20% स्टेक लिया है, जो आरबीआई के 26% वोटिंग राइट्स कैप के अंडर है। ये इंडिकेट करता है कि वो इंडियन मार्केट को सबसे पहले टेस्ट करना चाहता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि एसएमबीसी अपना स्टेक ग्रेजुअली इंक्रीज करे। हालांकि अभी उन्होंने कंट्रोल नहीं लिया है, लेकिन उनका मानना यह है कि इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल और कैपिटल एप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये मूव लॉन्ग टर्म के लिए हाईली अट्रैक्टिव है। Q4 FY25 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। ये कंपनी इंडिया की टॉप सैनिटरी वेयर और होम सॉल्यूशन कंपनीज में से एक है। सेरा ने 1980 में शुरुआत की थी। आज ये एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है, जो हर तरह के प्रीमियम बाथरूम और होम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे टॉयलेट्स, फॉसेट्स, टाइल्स, सिंक्स और स्टाइलिश एक्सेसरीज। सेरा के 4 मेन बिजनेस सेगमेंट्स में से सैनिटरी वेयर, टाइल्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स और प्रीमियम ब्रांड्स शामिल है। सैनिटरी वेयर सेगमेंट्स में टॉयलेट्स, वॉश बेसिन्स और यूरिनल्स बनाती है। फॉसेट सेगमेंट्स में ये और अलग अलग डिजाइन्स के टैप्स मैन्युफैक्चर करती है। टाइल सेगमेंट्स में सेरा ग्लॉसी, डिजाइनर और हैवी ड्यूटी टाइल्स बनाती है, जो होम्स, किचन और ऑफिसेज के लिए आइडियल होती हैं। वेलनेस प्रोडक्ट्स में मसाज बाथटब्स, मॉडर्न शावर पैनल्स और प्रीमियम सिंक्स आते हैं। साथ ही कंपनी प्रीमियम ब्रांड्स भी ऑफर करती है अंडर सेनेटर सेरा लक्स एंड इस्वेवा।
सेरा ने Q4 FY25 में वीक मार्केट डिमांड के बावजूद डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 6% ग्रो हुआ है, जो एक टफ एनवायरनमेंट में अच्छा माना जा सकता है। ये ग्रोथ मेनली फॉसेट टैप सेगमेंट से आई है, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 40% पार्ट है। इस सेगमेंट को B2B ऑर्डर्स जैसे बिल्डर्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। दूसरी तरफ सैनिटरी वेयर सेगमेंट जो 48% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, उसमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई, लेकिन पहले के मुकाबले डिक्लाइन का पेस स्लो हो गया है, मतलब गिरावट अब कम हो रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, जिसका क्रेडिट जाता है कॉस्ट कंट्रोल, बेटर प्रोडक्टिविटी और हायर वॉल्यूम सेल्स को। इन सब एफर्ट्स की वजह से एबिटा मार्जिन बेटर हुआ। सेरा ने टफ मार्केट में भी स्टेबल ग्रोथ दिखाई। B2B सेगमेंट स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और कंपनी फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट है। अगर रिटेल डिमांड पिकअप करती है तो कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। FY26 के लिए सेरा ने 15 to 16% एबिटा मार्जिन का टारगेट दिया है। ये टारगेट रिटेल डिमांड के वापस आने, B2B ग्रोथ और प्रीमियम ब्रांड्स पर फोकस से अचीव हो सकता है। साथ ही कंपनी का गोल है कि वो मार्केट ग्रोथ से ज्यादा 6 to 7% से आउट परफॉर्म करें। FY25 में कंपनी ने ₹228 मिलियन का कैपेक्स किया और FY26 के लिए ₹240 मिलियन का प्लान है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयारी दिख रही है। ABB इंडिया एक बड़ी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड ABB ग्रुप की 75% ओन सब्सिडरी है। ABB ग्रुप 100 प्लस देशों में काम करता है। इंडिया में इसका सफर 1949 से शुरू हुआ था और इसका हेड ऑफिस बैंगलोर में है। कंपनी का काम मेनली 4 सेगमेंट्स में होता है। मोशन मोटर्स और ड्राइव्स बनाता है, जो मशीन्स को एनर्जी एफिशिएंट तरीके से चलाते हैं। रोबोटिक्स एंड डिस्क्रीट ऑटोमेशन ऐसे रोबोट्स बनाते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कार बनाने वाले प्लांट्स में, जिसमें ह्यूमन एरर्स रिड्यूस हो सके। इलेक्ट्रिसिटी को सेफ और स्मार्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का सॉल्यूशन देते हैं। प्रोसेस ऑटोमेशन रिफाइनरीज, वाटर ट्रीटमेंट जैसे बड़े प्लांट्स की प्रोसेसेस को ऑटोमेट और एफिशिएंट बनाता है। ABB इंडिया के Q1 CY25 फाइनेंशियल रिजल्ट्स मॉडरेट रहे, लेकिन ओवरऑल पिक्चर स्टेबल और पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखी। रिजल्ट्स के बाद शेयर प्राइस लगभग 4.16% बढ़कर 5677 तक पहुंच गया। कंपनी का रेवेन्यू 2.6% बढ़कर 3519.6 करोड़ रहा और नेट प्रॉफिट 3.3 बढ़कर ₹476.6 करोड़ तक पहुंचा। एबिटा भी 3% से ग्रो हुआ, विद मार्जिन्स बीइंग स्टेडी एट 18.4%। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस में मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिले। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोसेस ऑटोमेशन सेगमेंट से आया, जहां रेवेन्यू में 19% की गिरावट दिखी। वही मोशन और रोबोटिक्स सेगमेंट ने मिलकर 11% का ग्रोथ दिखाया और इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट में 5% की ग्रोथ रही। मार्जिन्स मोशन और इलेक्ट्रिफिकेशन में स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन प्रोसेस ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में कुछ गिरावट आई। कंपनी ने ऑर्डर इनफ्लो के मामले में काफी अच्छा परफॉर्म किया। Q1 में टोटल 3751 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले, जो YOY बेसिस पर 4% और QOQ बेसिस पर 39% ज्यादा है। ये पिछले 5 साल का सबसे स्ट्रॉन्ग Q1 ऑर्डर इनफ्लो था। ABB का ऑर्डर बुक भी 11.4% बढ़कर ₹9,958 करोड़ तक पहुंच गया है, जो फ्यूचर रेवेन्यू के लिए अच्छी विजिबिलिटी देता है। मेजर ऑर्डर्स रेलवेज, डेटा सेंटर्स, एनर्जी, टायर्स और वाटर ट्रीटमेंट जैसे सेक्टर्स से आए। कंपनी का कैश पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है। 5,750 करोड़ का रिजर्व Q1 के एंड में था, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा सिग्नल है। ABB इंडिया ने Q1 CY25 में मॉडरेट ग्रोथ दिखाई। प्रोसेस ऑटोमेशन सेगमेंट की वीकनेस की वजह से ओवरऑल थोड़े नीचे रहे, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज, हेल्दी मार्जिन्स इन की सेगमेंट्स और सॉलिड कैश रिजर्व देखकर लगता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। 1949 में शुरू हुई थी और आज 75 साल का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड लोन कंपनी बन चुकी है। कंपनी के पास 43,003 करोड़ का AUM है और ये 5,000 प्लस ब्रांचेस के थ्रू लगभग 6 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करती है। कंपनी का मेन फोकस गोल्ड लोन्स में है, जिसके साथ ये माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल, हाउसिंग फाइनेंस और SME लेंडिंग भी करती है।
ग्रोथ। लोन ग्रोथ सेगमेंट ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, लेकिन माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में गिरावट की वजह से ओवरऑल AUM ग्रोथ म्यूटेड रहा। मार्जिन्स गोल्ड लोन्स की स्ट्रॉन्ग यील्ड्स तो इंप्रूव हुए, लेकिन बाकी सेगमेंट्स खासकर MFI ने मार्जिन प्रेशर और ओवरऑल राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट से मार्जिन्स यानी कि NIM पर प्रेशर बनाया। प्रोविजंस सबसे बड़ा कंसर्न प्रोविजन का रहा। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बैड लोन्स के लिए प्रोविजंस ₹919 करोड़ तक बढ़ गए। प्रॉफिटेबिलिटी, हाई प्रोविजंस, फाइनेंस कॉस्ट और ऑप्स एक्सपेंसेस और PAT में काफी गिरावट देखी गई। गोल्ड लोन बिजनेस ने रेजिलियंस दिखाई और मार्जिन स्टेबल रहे, लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट की एसेट क्वालिटी इश्यूज और हाई कॉस्ट ने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट किया। इसके अलावा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में मिस्टर दीपक रेड्डी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट बजाज फाइनेंस के रह चुके हैं, उन्हें अगस्त 2025 से CEO अपॉइंट किया गया है। साथ ही याद दिला दूं कि रिसेंटली बेन कैपिटल ने मनापुरम में 18% स्टेक लेने का डिसीजन है, जिसके लिए वो 4,385 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। इस डील के तहत ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा, जिसके बाद बेन का स्टेक 18% से 41.7% तक जा सकता है। डील Q2 Q3 FY26 तक कंप्लीट होने की संभावना है। बेन और एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जॉइंटली कंट्रोल संभालेंगे। इस डील में एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना कोई स्टेक नहीं बेच रहे हैं और उनका शेयर 28.9% बना रहेगा। एशियन मार्केट्स ने स्ट्रेंथ दिखाई क्योंकि वीकेंड पर US चाइना ट्रेड टॉक्स में सब्सटेंशियल प्रोग्रेस के साइंस मिले, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच ऑप्टिमिज्म दिखने को मिला। इस पॉजिटिव सेंटीमेंट का असर इंडियन मार्केट्स पर भी पड़ा, जहां इंडिसेस ने वीक की बम्पर स्टार्ट ली और इंडिया पाकिस्तान सीज़फायर के बीच पिछले ट्रेडिंग डे की लॉसेस को रिकवर कर लिया। FIIs ने अपनी 16वें दिन तक बाइंग स्ट्रीक तोड़ते हुए इक्विटीज में सेलिंग की और नेट सेलर्स बन गए, जबकि मई 2025 में अब तक उन्होंने 38,357 करोड़ की इक्विटीज खरीदी थी। दूसरी तरफ DIIs फिर से नेट बायर्स बन गए। इंडियन रुपी ने फ्राइडे को अपनी 3 दिन की लूजिंग स्ट्रीक रिवर्स की। RBI के फॉरेन रिजर्व यूज करने से सपोर्ट मिला, जो राइजिंग बॉर्डर टेंशंस को करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए किया गया। गोल्ड के दाम तीसरे दिन भी गिरे क्योंकि ट्रेड वॉर कंसर्न्स कम होने से इन्वेस्टर्स ने सेफ हेवन एसेट से निकलकर रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट किया। ब्रेंट फ्यूचर्स तीसरे दिन भी फ्राइडे को ऊपर गए क्योंकि पॉजिटिव ट्रेड डेवलपमेंट्स ने ऑयल डिमांड के इम्प्रूव होने की उम्मीद बढ़ा दी। With that, this is Siddhi Thapar signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.